स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर कि आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। डियर स्टूडेंट, आपका एक करंट अफेयर्स वार्षिकी के अंतर्गत हम इस सीरीज में आपके लिए 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उसका पूरा कंप्लीट संकलन आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएगा। वो आपके लिए यूजफुल है, चाहे आगामी आपको आईएएस का एग्जाम देना है या फिर पीसीएस का, या हाल फिलहाल अगर आप आरओ और एआरओ के लेके बड़ा गंभीर हैं तो यहां पर भी आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। स्टूडेंट, इस तरह का प्रत्येक वार्षिक संकलन आपका हर सेगमेंट का, पर्यावरण का, विज्ञान का, महत्वपूर्ण घटनाक्रम सब हमने अलग अलग दे रखा है। आप एक एक करके देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और परीक्षा की पहली बाधा यानी प्री आप पास हो सके। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की करता हूं शुरुआत। कोई विद्यार्थी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जरा वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक ताकि आप क्वालिटी क्लासेस रेगुलर यहां पर पाते रहें। पहला है आपके सामने विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, क्या नाम इसका? सूरत डायमंड बोर्स यानी एसडीबी। देख लेते हैं क्या है इसका विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कार्यालय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी का उद्घाटन किया। इस कार्यालय परिसर को कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार के लिए वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इस भवन का निर्माण 3400 करोड़ रुपए की लागत से 35.54 एकड़ यानी 67 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया है। एसडीबी में कुल 9 टावरों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक टावर की ऊंचाई 15 मंजिल तक है। 4700 कार्यालयों वाला यह परिसर यानी एसडीबी अंतरराष्ट्रीय हीरे और आभूषण के कारोबार के लिए विश्व का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा और इसी नाते ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और हमने आपके लिए लिया है। यह ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमेरिका के पेंटागन यानी जिसका क्या 65 लाख वर्ग फुट से भी बड़ा है। विश्व के लगभग 90% कच्चे हीरे अमेरिका और चीन जैसे देशों में खरीदारी तक पहुंचने से पहले सूरत में काटे और पॉलिश किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये रही। दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपके पास, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 के लिए IIGF की थीम, कई बार एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा थीम आपसे पूछी जाती है, तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना ये थीम है। IIGF का उद्देश्य डिजिटलीकरण के रोड मैप पर चर्चा करना तथा इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की भूमिका को उजागर करना है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इसे जरूर तैयार रखना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 दिसंबर 2023 को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री किस पद पर थे? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। उपाध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ये उपाध्यक्ष रहे। ये बैठक चूंकि इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से। ये बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन अंतरराज्य परिषद सचिवालय द्वारा
बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड यानी 1, 2, 3, 4 भारत के कुल कितने राज्य शामिल हैं? 4। किसमें? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों की कुल संख्या कितनी है भाई? बिहार, आप सबको याद है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के गवर्नर यानी राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। गवर्नर कौन? चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री पांचों क्षेत्रीय परिषदों के क्या हैं? अध्यक्ष, और क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या उपराज्यपाल इसके क्या होते हैं भाई? सदस्य। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका कैसी है? सिर्फ एडवाइजरी यानी सलाहकारी है, और ये परिषदें क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। अब देखेंगे डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन? रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड। नाम फिर से एक बार देख लीजिए। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उसके ड्रोन उत्पाद डीओपीओ के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ड्रोन लाइसेंस पाने वाली ये देश की पहली कंपनी बन गई है। डीओपीओ एक बहुउद्देशीय ड्रोन है जो सर्वेक्षण, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि, निगरानी और आपदा प्रबंधन सहित कई कार्यों के लिए उत्तम है। 5 किलोग्राम से कम वजन वाला यह छोटा ड्रोन 49 मिनट तक 32.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है। यह ड्रोन एक उड़ान में 1.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही एक से अधिक पेलोड के साथ अलग अलग ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत नीदरलैंड चिकित्सा उत्पाद विनियमन सहयोग। चिकित्सा उत्पाद, ठीक है। भारत और नीदरलैंड ने हाल ही में हेग में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग और दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र यानी एमओआई पर हस्ताक्षर किया। 6 से 8 नवंबर 2023 तक हेग में आयोजित दूसरी वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल नीदरलैंड गया हुआ था। वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल पर बनाया गया क्या है? एक मंच है, फोरम है। सतत व्यापार और मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन क्या है देखते हैं। 2 से 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में सतत व्यापार एवं मानकों ICSTS पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी UNFSS के सहयोग से उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के एक स्वायत्त संगठन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QIC की मेजबानी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन को आयोजित करने के उद्देश्य में व्यापार संबंधों को मजबूत करना, मानकों में सामंजस्य स्थापित करना तथा हितधारकों के बीच स्वैच्छिक स्थिरता मानकों में सुधार करना। ADB में $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। ADB क्या है? एशियाई विकास बैंक। ADB ने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $40 करोड़ यानी $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए यह मंजूरी सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2
के लिए दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे, सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के शहरी सुधार एजेंडा का समर्थन करता है। वर्ष 2021 में स्वीकृत उप कार्यक्रम 1 ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशा निर्देशों की स्थापना की थी। बसोहली पश्मीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को जीआई टैग के क्वेश्चन आपने बार बार देखे एग्जामिनेशन में, तो आप सभी से इंपॉर्टेंट करके इसके एक एक पॉइंट पर ध्यान दें। आइए जरा विस्तार से देख लें। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे पारंपरिक हस्तकताई तकनीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखेंगे भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने 26 अक्टूबर 2023 को वाहनों के परीक्षण में प्रयोग होने वाले विशेष रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया है। इस फ्यूल को गाड़ियों की स्टीयरिंग, इंजन, कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल हाई लेवल प्योरिटी लेवल ईंधन होता है जो सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफी बेहतर होता है। भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद महंगे रेफरेंस फ्यूल को अमेरिका या यूरोप से खरीदती है, तो ये एक बहुत ही बेहतर उपाय हो जाएगा। भारत जापान कोष का शुभारंभ। भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ सहयोग करते हुए $600 मिलियन के भारत जापान फंड, इंडियन जापान फंड IJF को लॉन्च किया है। इस फंड में JBIC और भारत सरकार एंकर निवेशक होंगे। एक एंकर निवेशक किसी नए फंड में पूंजी लगाने वाला पहला निवेशक होता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित NIIF प्लेटफॉर्म उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित विपत्रों में निवेश करना के तहत सरकार ने 3 फंड जारी किए हैं और ये हैं मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। विश्व सहकारी आर्थिक मंच वैश्विक सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के प्रयास में नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के नेताओं एवं विशेषज्ञों द्वारा विश्व सहकारी आर्थिक मंच WCEF की स्थापना की गई। यह फोरम दुनिया भर की सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ सहकारी क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करेगा तथा उनकी वकालत करेगा। इसका मुख्यालय कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। सो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। यह फोरम विश्व की 30 लाख से अधिक सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करेगा जो दुनिया के कुल कार्यबल के 10% को रोजगार प्रदान करती है। एक बड़ी बात है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल व कृषि टेक्सटाइल हेतु गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने 6 चिकित्सा वस्त्र और 20 कृषि वस्त्र उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पेश किए हैं और ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2024 से। कब लागू होंगे? 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है। चिकित्सा वस्त्रों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता उत्पादों की एक श्रृंखला शामिल है जिसमें सैनिटरी नैपकिन, शू कवर, डेंटल विव या नैपकिन, डिस्पोजेबल बेबी डायपर और पुनः प्रायोज्य सैनिटरी पैड, ऑब्लिक सैनिटरी नैपकिन या पीरियड पैंटी, मेडिकल बेड शीट आदि शामिल है। आवश्यक चिकित्सा कपड़ा वस्तुओं के उत्पादन में लगे स्वयं सहायता समूहों को छोटे पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देते हुए QCO आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि अगर ये पूछ लेगा कि भाई जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो नो डाउट ये क्या हो गया, हमारा उत्तराखंड राज्य हो गया। चलिए इसको मंजूरी दे दी गई है। बहुउद्देशीय परियोजना 2028 तक पूरी होने वाली है। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी कौन है, गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के विकास की अनुमानित लागत 2584 करोड़ रुपए है। केंद्र इस परियोजना के लिए 1557.18 करोड़ रुपए का योगदान देगा और इसके मार्च 2028 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों में संशोधन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 12 सितंबर 2023 को वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन दिशा निर्देश 2023 के रूप में जारी संशोधित मानदंड 1 अप्रैल 2024 से सभी वाणिज्यिक बैंक पर लागू होंगे। और लेकिन इसमें खास बात यह है, इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, शामिल नहीं है। संशोधित मानदंडों के अनुसार बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा। और 3 श्रेणियां कौन सी हैं? परिपक्वता तक धारित एसटीएम, बिक्री के लिए उपलब्ध एएफएस और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य एफवीटीपीएल। नाबार्ड की यूएनडीपी के साथ में साझेदारी। नाबार्ड ने कृषि और खाद्य प्रणालियों में डेटा संचालित नवाचार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया के साथ में साझेदारी की है। यह साझेदारी छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नीति निर्माण के लिए ओपन सोर्स डेटा का उपयोग करेगी। यह साझेदारी DICRA डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का भी लाभ उठाएगी, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जलवायु लचीले कृषि पर भू स्थानिक डेटाबेस को प्रदान करता है, डेटा सेट को प्रदान करता है। आरबीआई द्वारा ICRR को वापस लेने का निर्णय। आरबीआई ने 8 सितंबर 2023 को चरणबद्ध तरीके से, इसका ध्यान रखिएगा, वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात यानी ICRR को बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा इसको। ICRR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, किस पे ध्यान देना। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली में 2000 रुपए के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न अधिशेष तरलता को अवशोषित करना था। ICRR रिवर्सल के पहले और दूसरे चरण में प्रत्येक बैंक की धनराशि जब्त धनराशि का 25% जारी किया जाएगा और शेष 50% राशि 3 चरणों में जारी की जाएगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा हम ये जान लेते हैं कि ICRR है क्या। तो आपने नाम तो देख लिया कि ये है वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात, ICRR। CRR से आप पहले से परिचित हैं, आई शब्द पहले लग गया। अब कहते हैं आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को प्रतिबंधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में ICRR की शुरुआत की। ICRR आमतौर पर एक अस्थायी उपाय माना जाता है। इसे तब शुरू किया जाता है जब अतिरिक्त तरलता को अस्थायी रूप से अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। बेसल थर्ड कैपिटल फ्रेमवर्क। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों AIFIs के बेसल थर्ड पूंजी ढांचे
फंड जुटाने, निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण मूल्यांकन हेतु मापदंड जारी किए। आरबीआई द्वारा ये मापदंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 EL के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके लागू किया गया है। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई द्वारा अप्रैल 2024 से 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR को यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बनाए रखना अनिवार्य किया गया। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंक को NHBs के लिए सीमा जुलाई 2024 निर्धारित की गई। शामिल संस्थान नवीन नियम नाबार्ड, सिडबी का कार्यालय कहां, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक और NABFID जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। बेसल थर्ड मानक क्या है? बेसल थर्ड मानक क्या है? पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं क्या? बेसल थर्ड मानक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा तैयार किए गए हैं। बेसल थर्ड को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकों की क्षमता में सुधार करना था, बैंकों की क्षमता में सुधार करना था और उनकी पारदर्शिता और प्रकटीकरण को मजबूत करना था। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आइए जानते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अत्याधुनिक मंच के रूप में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। यह कौशल विकास के लिए शुरू की गई सभी पहलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह साइडी प्लेटफॉर्म भारत में कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार वृद्धि तथा उद्यमिता का एक सिस्टम तैयार करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कौशल विकास को अधिक नवोन्मेषी, सुलभ और व्यक्तिपरक बनाना है। इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0 के लिए आवश्यक कौशल पर बल दिया जाएगा। अब देखते हैं मिथुन पशु को, क्या नाम इनका, मिथुन पशु को फूड एनिमल का दर्जा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI मिथुन यानी बोस फ्रंटलिस को खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2022 में हिमालयन याक को भी खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, एक तो मिथुन पशु और दूसरा क्या नाम है, हिमालयन याक। सवाल हो सकता है ना कि किसी खाद्य निम्नलिखित में से किसी खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है, तो दोनों हो सकते हैं, या तो 23 वाला मिथुन पशु या तो 22 वाला हिमालयन याक। खाद्य पशु ऐसे जानवर को कहते हैं जिनका खाद्य उत्पादन अथवा मांस मानव उपभोग के लिए पालन किया जाता है। मिथुन बोविडे कुल का जुगाली करने वाला जानवर है। यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ म्यांमार और भूटान जैसे कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और खास बात यह कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राजकीय पशु है। इस नाते आप लोग इसे जरूर अच्छे से तैयार रखिएगा। दोनों जगहों के राजकीय पशु का नाम क्या है, मिथुन। चलिए, नाबार्ड का सामाजिक प्रभाव बांड। सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, अगर आपको पता है तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तारीख और वर्ष कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, द्वारा सूचना दी गई कि उसके द्वारा जारी किए जाने वाले सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से, सोशल इंपैक्ट बांड SIB के माध्यम से लगभग 1040 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सामाजिक प्रभाव बांड एक प्रकार का वित्त पोषण तंत्र है। इसमें सरकारें सामाजिक क्षेत्र की पूर्व निर्धारित सेवाओं के वितरण हेतु भुगतान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रदाताओं जैसे NGO एवं निवेशकों के साथ समझौते करती हैं। नाबार्ड द्वारा जारी सामाजिक प्रभाव बांड देश का ऐसा प्रथम सामाजिक बांड है जिसे बाह्य संस्थाओं ने प्रमाणित
AAA रेटिंग प्रदान की हुई है। किसी बॉन्ड के लिए AAA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी उच्चतम रेटिंग होती है, तो एक अच्छी बात। जीएसटी अपीलीय अधिकरण का गठन। जीएसटी अपीलीय, बताइए जीएसटी कब से लागू है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। वित्त मंत्रालय ने सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण GSTAT के गठन की अधिसूचना जारी की है। GSTAT केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत गठित एक संविधिक निकाय है। यह अभिलेखीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा। यह जीएसटी कानून के तहत स्थापित द्वितीय अपीलीय मंच है। साथ ही यह केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद समाधान का पहला साझा मंच भी है। यूपीआई एटीएम, यूपीआई एटीएम अब देख लेते हैं। यूपीआई एटीएम सितंबर 2023 में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत के पहले यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एटीएम का अनावरण किया है। यूपीआई एटीएम ग्राहकों को एकीकृत और सुरक्षित कार्ड रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने अलग अलग खातों से नकदी निकाल सकते हैं। इसे व्हाइट लेवल एटीएम WLATM के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से स्थापित किया गया है। WLATM का स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी गैर बैंकिंग संस्थाओं के पास होती है। लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा पूर्वी लद्दाख में हानले के नजदीक विश्व की सर्वाधिक ऊंची मोटर योग्य सड़क, क्या नाम है, लिकारू मिगला फुकचे सड़क के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। लगभग 64 किलोमीटर लंबी ये सड़क लिकारू को फुकचे से जोड़ेगी, जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में 1924 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला दर्रा विश्व का सर्वाधिक ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 में BRO के द्वारा किया गया था। उमलिंगला दर्रा 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो चिसुमले को डेमचोक से जोड़ती है। बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। ABFF केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जैसी जांच एजेंसियों को किसी भी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी 3 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की प्रथम स्तरीय जांच करता है। समय समय पर वित्तीय प्रणालियों में धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण कर सकता है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और CBC द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण पर सलाह भी देता है। सांख्यिकी पर अस्थायी समिति SCOs का गठन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा उत्पन्न आधिकारिक डेटा पर सलाह देने के लिए अगस्त 2023 में सांख्यिकी पर एक नई अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स SCOs का गठन किया। ये पैनल आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति की जगह लेगा, जिसे आर्थिक आंकड़ों पर सलाह देने के लिए वर्ष 2019 में गठित किया गया था। पूर्ववर्ती समिति को श्रम बल के आंकड़ों के साथ साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से संबंधित आर्थिक संकेतकों की रूपरेखा की समीक्षा करने हेतु अधिदेशित किया गया था। नए पैनल के पास व्यापक विचारार्थ विषय हैं, जो इसी न केवल सभी मौजूदा सर्वेक्षणों और डेटा सेटों पर मंत्रालय को सलाह देने में सक्षम बनाते हैं, बल्कि उन क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं जहां डेटा अंतराल मौजूद हैं। साथ ही ये उन्हें भरने तथा बेहतर डेटा प्राप्त करने के लिए नए दृष्टिकोण को परिष्कृत
करने हेतु पायलट सर्वेक्षण और अध्ययन करने के तरीके भी सुझाते हैं। जी पद्मनाभन समिति, जी पद्मनाभन समिति देख लेते हैं। जी पद्मनाभन समिति क्या है और आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा गिफ्ट IFSC में भारतीय नवाचार को बढ़ावा देने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने 14 अगस्त 2023 को प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अवस्थित है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना क्या है देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के माध्यम से राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना के विस्तार पर सतत रूप से कार्य कर रहा है। FMC का तात्पर्य पिथेट से डिस्पैच पॉइंट्स तक कोयले के परिवहन से है। FMC के तहत निकटतम रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर अथवा सड़कों का उपयोग करके खनन क्षेत्र में कोयले को सड़क मार्ग से ढुलाई की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण, सड़क पर ट्रकों की भीड़ और सड़क क्षति जैसे प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है, जिससे एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस लगता है ये तो गया। RBI ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक नाम है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को क्या किया है? रद्द कर दिया है। बैंक यानी क्या नाम इनका? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। 19 जुलाई 2023 को कारोबार इनका बंद कर दिया गया है। प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं। डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGCS स्थापना 1978 में संसद द्वारा जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। इसके तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय कर दिया गया था। भारत दाल, ध्यान सुना है ना, भारत दाल। अब भारत दाल क्या है आइए देख लेते हैं इसको। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 17 जुलाई 2023 को भारत दाल ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली चना दाल लॉन्च की। कौन सी दाल? चना दाल। तो भारत दाल के अंतर्गत कौन सी दाल लॉन्च की गई? चना। सब्सिडी मिलेगी, देखते हैं कहां और कैसे। भारत दाल के तहत 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की गई है। सरकार के द्वारा भारत दाल शुरू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराना है। चना दाल देश भर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेची जाएगी। तो देख लो कहां बिकेगी? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नेफेड की जितनी खुदरा दुकानें वहां से आपको चने की दाल मिलेगी। आपके आसपास हो जल्दी से खरीद लीजिए। चलिए, ONGC रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। ONGC को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय मेमर्स इंटरसर्ड USA द्वारा प्रमाणित कर दिया गया। ONGC भारत का पहला संगठन था जिसने 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इंटीग्रिटी पैक्ट को अपनाया था। ये अंतरराष्ट्रीय मानकों को
मानक संगठनों को रिश्वत विरोधी नीति अपनाकर वित्तीय और वाणिज्यिक नियंत्रण लागू करके रिश्वतखोरी का पता लगाने और रोकने की अनुमति देता है। भारत और बांग्लादेश द्वारा रुपए में द्विपक्षीय व्यापार। भारत और बांग्लादेश ने 11 जुलाई 2023 को रुपए में द्विपक्षीय व्यापार करने की शुरुआत की है। अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन के अलावा भारत और बांग्लादेश अब भारतीय रुपए में भी अपना क्या करेंगे, लेन देन कर सकेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा अगर व्यापारिक साझेदार कोई है तो बांग्लादेश बनकर उभरा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में व्यापारिक लेन देन करने वाला 19वां देश बन चुका है। ठीक है। यूरिया गोल्ड 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरिया खाद की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड, इंपॉर्टेंट है, कहां पर, राजस्थान में लॉन्च किया। किसने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया। यह सल्फर लेपित यूरिया की एक नई किस्म है। इसे सल्फर यूरिया भी कहा जाता है। इस यूरिया को राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 15 किलोग्राम यूरिया गोल्ड 20 किलोग्राम पारंपरिक यूरिया के बराबर लाभ प्रदान करेगा, जिससे किसानों के लिए अधिक कुशल और प्रभावी विकल्प बन जाता है। जियो कोडिंग वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN द्वारा जियो कोडिंग को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू कर दिया गया है। जियो कोडिंग के माध्यम से किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको GSTN रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने और पते के स्थान एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोड्डा थर्मल प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति। गोड्डा थर्मल प्लांट से हम किसको आपूर्ति करें बिजली? बांग्लादेश को। गोड्डा झारखंड में स्थापित 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई है। USCTPP गोड्डा USCTPP भारत की ऐसी पहली परिचालित अंतरराष्ट्रीय विद्युत परियोजना है जहां उत्पादित 100% बिजली को दूसरे देश को आपूर्ति की जाएगी। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसे जरूर ध्यान रखें। गोड्डा पावर प्लांट भारत का ऐसा पहला पावर प्लांट है जिसने उत्सर्जन को कम और पर्यावरण के अनुकूल संचालन हेतु 100% फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिकन्वर्टर यानी SCR और जीरो वाटर डिस्चार्ज के साथ परिचालन आरंभ किया गया है। भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान देखते हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक एग्री इंफ्रा फंड के तहत 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत अभियान शुरू किया गया। भारत मानव संपत्ति निर्माण लचीली कृषि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविका में सुधार, देश भर में टिकाऊ भूमि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। MSMEs के लिए EVOLVE मिशन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने EVOLVE उद्यमिता अवसर, शिक्षा और मूल्यवर्धन के लिए उत्थान मिशन को लॉन्च किया। मिशन नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को
वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जरा सिडबी के बारे में जान लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 को की गई थी भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड पर अंतर्दृष्टि। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 जून 2023 को अंतर्दृष्टि नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड को लॉन्च किया, जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रारंभ में अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उपयोग आरबीआई के भीतर आंतरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। वित्तीय समावेशन को मापने के लिए 2021 में वित्तीय समावेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। वित्तीय समावेशन इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। इशाद आम को जीआई टैग, इशाद आम को जीआई टैग, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर कन्नड़ यानी कर्नाटक के इसाद आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। इसाद आम मुख्य रूप से अंकोला यानी कर्नाटक के आसपास में उगाया जाता है। आम की इस किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। इसाद आम के 2 प्रकार हैं। एक का नाम है करी इसाद, दूसरा का नाम है बिली इसाद। 1 सदी से अधिक समय से इसके गूदे का प्रयोग मूल्य वर्धित उत्पादों को बनाने में किया जा रहा है। आगे देखेंगे एसडीजी तो आप परिचित होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला शहर 12 मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, बच्चों अब आपको पता है कि अब वहां के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव, यही है ना भाई, डॉक्टर मोहन यादव। तो अब वहां पे नए मुख्यमंत्री हो गए हैं डॉक्टर मोहन यादव चुनाव के बाद। हालांकि जबकि योजना तब वहां पे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, द्वारा भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया गया। भोपाल संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। एसडीजीज के स्थानीयकरण के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है, साथ ही स्थानीय स्तर पर ही उनका क्रियान्वयन और निगरानी भी की जाती है। यह इस बात पर भी बल देता है कि किस प्रकार से स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें बॉटम अप दृष्टिकोण लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। लंदन इंटरबैंक अवार्ड रेट लिबोर आरबीआई द्वारा बैंकों तथा अन्य आरबीआई विनियमित संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्हें 1 जुलाई 2023 से लिबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के कदम उठाने हेतु कहा गया है। लिबोर एक बेंचमार्क ब्याज दर है। इस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पावधि के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। यह इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा प्रशासित है। इस दर को अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और स्विस फ्रैंक सहित 5 मुद्राओं में प्रतिदिन जारी किया जाता है। अब देख रहे हैं अगला पॉइंट है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क। आरबीआई ने भारत में ग्रीन फाइनेंशियल इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट यानी हरित जमा की पेशकश करते हुए नए फ्रेमवर्क यानी ढांचा की घोषणा की है। 1 जून 2023 से लागू ग्रीन डिपॉजिट यानी हरित निक्षेप निश्चित अवधि के लिए एक विनियमित इकाई द्वारा प्राप्त ब्याज युक्त जमा को संदर्भित करता है, जिसमें ग्रीन फाइनेंस यानी हरित वित्त पोषण के आवंटन हेतु निर्धारित आय होती है। ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम ऐसी वित्तीय प्रणाली को संदर्भित करता है जो पर्यावरणीय रूप से अस्थायी परियोजनाओं और गतिविधियों में निवेश का समर्थन और उन्हें सक्षम बनाता है। अगला है मिशन हर पेमेंट डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान
जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल भुगतान शुभारंभ अभियान का क्या किया? शुभारंभ किया। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास का हिस्सा है। अभियान का विषय है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ है। रिजर्व बैंक आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम भी शुरू करेगा। भारत गौरव ट्रेन, भारतीय रेलवे के दक्षिणी रेलवे जोन ने भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा तमिलनाडु के कोयंबटूर और महाराष्ट्र के शिरडी के मध्य में संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह ट्रेन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित देश की पहली भारत गौरव ट्रेन है। यह यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ट्रेन मार्ग पर कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग का उद्घाटन किया। 8.45 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। उन्होंने किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी। अब देखेंगे अटल सुरंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित अटल सुरंग 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार उसको प्राप्त होता है। रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली को लाहौल से जोड़ती है और इसको 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। अटल टनल या अटल सुरंग को थोड़ा सा आप लोग तैयार जरूर रखेंगे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है और इसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में भी क्या है? मान्यता दे दी गई है। आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। विदेश व्यापार नीति 2023 क्या है? आप सबको ये जानना है। विदेश व्यापार नीति के तहत अगर देखेंगे तो कहेगा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। नई नीति का उद्देश्य प्रोत्साहन के बजाय छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाकर देश के निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यह नई नीति विदेश व्यापार नीति 2015 के स्थान पर लागू की गई है। लक्ष्य इसका क्या? निर्यातकों के व्यवसाय को करने की सुगमता के लिए प्रोसेस री इंजीनियरिंग तथा ऑटोमेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। अब हम देख रहे हैं दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना। 6 फरवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत 8500 एकड़ भूमि में विस्तृत तुमकुरू में कार्यान्वित होने वाली दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि साउथ इंडिया की फर्स्ट है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा भाई। चलिए, इसे क्या कह रहे हैं? इसे तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से भी जाना जाएगा। इसकी सहयोगी कौन है? भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के माध्यम से तथा कर्नाटक सरकार के प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से
तुमकुरू जिले में वसंत नरसापुरा में 3 चरणों में औद्योगिक टाउनशिप का विकास कर रही है। आइए देखते हैं पीएम कुसुम योजना क्या है। सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत चलाई जाने वाली पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन काफी प्रभावित हो गया था, इस नाते इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के 3 घटक हैं। पहली बात क्या है, 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले लघु बिजली संयंत्र स्थापित करके 10,000 मेगावाट सौर क्षमता की स्थापना करना। दूसरा, 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा संचालित संयंत्रों से जोड़ना। ये इसके 3 घटक महत्वपूर्ण हैं। अब आपके सामने बहुत ही शानदार पॉइंट है, डिजिटल भुगतान उत्सव। 9 फरवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया गया। यह संपूर्ण भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित एक व्यापक अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं पहलों की एक श्रृंखला के साथ भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को प्रदर्शित किया गया। इसका आयोजन G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप DEWG इवेंट के रूप में विशेष रूप से लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु के शहरों में किया गया। अग्रदूत 2023 हैकाथॉन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रदूत 2023 हैकाथॉन 2023 की घोषणा की। 22 फरवरी 2023 से हैकाथॉन के लिए पंजीकरण शुरू किया गया। इस हैकाथॉन की थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इस हैकाथॉन में 22 विभिन्न देशों के प्रतियोगी भाग लिए। इस हैकाथॉन 4 खंडों में आयोजित किया गया। डिजिटल बैंकिंग, विनिमय, लेन देन में ब्लॉकचेन का उपयोग। रिवर क्रूज गंगा विलास क्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी, जहां से सांसद भी हैं, वाराणसी में यम्बी गंगा विलास के रूप में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समर्थित इस क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह क्रूज गंगा नदी के तट पर स्थित लगभग 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। इनमें महाबोधि मंदिर, हजारदुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंदानगर चर्च, 4 बंगला मंदिर आदि प्रमुख हैं। अब देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक क्या है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करके भारत में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना था। प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखना कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। ODOP तथा डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल का विलय। 7 दिसंबर 2022 को सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP का तथा डिस्ट्रिक्ट एज
एक्सपोर्ट हब DEH योजनाओं का क्या कर दिया गया है, विलय। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल को वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विलय के पश्चात उद्योग संवर्धन और व्यापार और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का एक प्रमुख हितधारक के रूप में लॉन्च होगा। डियर फ्रेंड, थोड़ा सा आप सबके साथ डेली पूजा मैम आपको सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाती हैं, तो कुछ चीजें आप उनके साथ देख लीजिए, फिर अभी मैं आपके साथ मिलता हूं। आइए देखते हैं भारत का पहला जमानत बांड लॉन्च किया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बांड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट है, यह भारत का पहला जमानत बांड बीमा उत्पाद है और इससे बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता कम होने की उम्मीद है। आइए अगला है, पहली बार बजाज आलियांज का श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस एक बीमा योजना के तहत जारी किया गया है जो सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। आइए देखते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 17 से 19 नवंबर 2022 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा मिजोरम के आइजोल में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया था। दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में रोटेशन के आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। अगला पॉइंट में है, मिजोरम पहली बार इस मार्ट की मेजबानी कर रहा है। इस मार्ट के पिछले संस्करण यानी गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक, अगरतला, इम्फाल और कोहिमा में आयोजित किए गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 9 नवंबर 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया। दूसरा पॉइंट है इसमें, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों के गतिशीलता अनुभव को बढ़ाना है। अगला रहेगा इसमें पॉइंट है, यह पहल डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है और सभी नागरिकों की गतिशीलता की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए औपचारिक एवं साथ ही साथ अनौपचारिक सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए प्रासंगिक डिजिटल समाधान विकसित करने हेतु शहरों, नागरिकों तथा नई सोच वाले लोगों को एक साथ लाने के लिए आमंत्रित करती है। अगली पॉइंट में है, इस पहल के 3 चरण समस्या की पहचान करना, समाधान करना, निर्माण करना, प्रायोगिक परीक्षण करना, इसका मेन उद्देश्य है। अगला है टॉपिक में आपके ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज, ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज का शुभारंभ 15 अप्रैल 2021 को किया गया था, जिसके पहले चरण के लिए 130 से अधिक शहरों ने हस्ताक्षर किया था। ये बात ध्यान रखिए कि कितने शहरों ने हस्ताक्षर किया था, वो है 130। अगले पॉइंट में है, 100 शहरों ने सभी के लिए परिवहन का एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अब है संक्षिप्तकी के बारे में देखते हैं, इसमें क्या संक्षिप्त में दिया गया है। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI, ये क्या है, FDI स्वीडन की साब पहली विदेशी कंपनी बन गई है। यह स्वीडन की साब पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% यानी 100% FDI प्राप्त किया है। वर्तमान में भारत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से केवल
74% FDI की ही अनुमति देता है। अगले पॉइंट को देखते हैं, इरकान और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकान को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। आगे पॉइंट में, अब भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 16 हो गई है। बात ध्यान रखें, यह प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए समझौता किस पर हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। एयरबेस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर में ने एरोस्पेस क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रमों के विकास पर सहयोग करने के लिए 23 अक्टूबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले पॉइंट में, साझेदारी का उद्देश्य भारत में एरोस्पेस छात्रों के लिए तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें मेंटरशिप और एक्सपोजर और उद्योग का अनुभव प्रदान करना है, इसका मेन उद्देश्य है। अब देखते हैं, REC ने सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वो क्या है, देखते हैं उसके बारे में। अक्टूबर 2023 में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की महारत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC ने सुगम REC नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। सुगम REC नामक यह मोबाइल ऐप निवेशकों को REC 54EC बांड में उनके निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा। अब देखते हैं, कृषि क्षेत्र में इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप हेतु सहयोग, इसमें क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 13 अक्टूबर 2023 को पूसा कृषि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और IIT कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले पॉइंट में है, इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगे, जिससे उनकी वृद्धि और सफलता को बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते हैं अगला, इंडिया स्किल्स 2023-24 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इंडिया स्किल्स 2023-24 लॉन्च किया गया तथा इस अवसर पर विश्व कौशल 2022 यानी वर्ल्ड स्किल 2022 विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है। आगे है, टाटा स्टील व यूके के मध्य 500 मिलियन पाउंड का समझौता किस पर किया, किसने किया, इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटेन सरकार और टाटा स्टील ने 15 सितंबर 2023 को वेल्स में पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स के लिए 1.25 अरब पाउंड के संयुक्त निवेश पैकेज पर सहमत हुए। इस परियोजना का लक्ष्य 1 दशक में प्रत्यक्ष उत्सर्जन में 50 मिलियन टन की कमी करना और ब्रिटेन के संपूर्ण कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1.5% की कटौती करना है। आगे है, भारत यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। 11 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता यानी EFD के दौरान भारत यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करना है। यह नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के सह नेतृत्व वाला एक सहयोगी उद्यम है।
आगे है किसान ऋण पोर्टल। ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यापक किसान डेटा, ऋण वितरण की जानकारी, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ब्याज अनुदानों आदि के लिए एक समर्पित किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत रियायती ब्याज दरों पर 3 लाख तक का अल्प अवधि का कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें आगे है मौसम सूचना नेटवर्क सिस्टम मैनुअल। ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य तालुका अथवा ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सुचालित मौसम स्टेशनों तथा वर्षा मापकों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जैसी फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगा। आगे है टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। टाटा ग्रुप के एयरलाइन एयर इंडिया ने 10 अगस्त 2023 को अपना नया लोगो दी विस्टा लॉन्च किया। इस लोगो को रीब्रांड किया गया है। एयर इंडिया का नया लोगो द विस्टा सोने की खिड़की को दर्शाता है। यह एयरलाइन के साहसिक आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब देखते हैं एलपीजी तरलीकृत प्रोपेन के आयात पर उपकर की समाप्ति। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा एलपीजी तरलीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन के आयात पर 15% कृषि उपकर को समाप्त कर दिया गया है। कृषि उपकर को कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2021 के बजट में लाया गया था। यह उपकर एक प्रकार का विशेष प्रयोजन कर है जो मूल कर दरों के ऊपर लगाया जाता है। आगे देखते हैं एचडीएफसी बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक। किस तरह बना, इसके बारे में देखते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड और निजी खुदरा बैंक एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया है, जिससे यह एक मेगा इकाई में परिवर्तित हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अन्य 3 बैंकों में जेपी मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना व बैंक ऑफ अमेरिका शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आगे। सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण, इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूएनडीईएसए द्वारा सतत विकास लक्ष्य प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी किया गया है। यह एसडीजीएस 17 यानी 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स का एक सेट है। इनका उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना है। आगे है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय। यह है नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भारत में यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय विचारों, अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा, जिससे डाक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और परिवर्तन में तेजी आएगी। आगे हम जानेंगे एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो वो क्या है, देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक बेंगलुरु सर्कल ने 2 जून 2023 को अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु सर्कल में
ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना। आगे है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन। यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के दुरुपयोग, अन्य कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया किस्म के उर्वरकों की आपूर्ति को रोकने के लिए फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। 1 मई 2023 को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा एमसीए रजिस्टर से कंपनियों की समस्या मुक्त फाइलिंग तथा समय पर एवं प्रक्रियाबद्ध तरीके से निपटान हेतु त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है। आगे है यह केंद्र मानेसर हरियाणा में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स यानी IICA में स्थित है। आगे देखते हैं IREDA को IAFC का दर्जा मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 12 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFS का दर्जा दिया गया है। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिलने के बाद भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IRED अब IR वित्त पोषण यानी RE फाइनेंसिंग के लिए उच्च जोखिम ले सकता है। आगे है सागर परिक्रमा चरण थर्ड। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। 19 फरवरी 2023 को गुजरात के सूरत में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा सागर परिक्रमा चरण थर्ड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सागर परिक्रमा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पहल है। अब देखते हैं PM स्वनिधि योजना की अवधि में विस्तार कितना हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में देखते हैं। दिसंबर 2022 में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना की अवधि को मार्च 2022 से आगे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 22 से 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 1 जून 2020 में आरंभ किया गया था। योजना के तहत छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक सहायता हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में 2 भारतीय कंपनी शामिल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं यहाँ पे 5 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली 2 रक्षा कंपनियों में एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL को इस सूची में शामिल किया गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरे वर्ष के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आज हमने और पूजा मैंने मिलकर आपके साथ में डिस्कस किया है। और ये वीडियो अगर आपने ध्यान से एक बार में सुन लिया है तो यकीन माने कि वर्ष का कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अर्थव्यवस्था से जुड़ा आपसे बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से हम लोग प्रत्येक पार्ट आपके लेकर के आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी का हो गया, पर्यावरण है, या पूरे साल में जितने महत्वपूर्ण अभियान हुई हैं, योजनाएं हैं, सब कुछ अलग अलग आ रहा है। तो आप सब लोग आराम से एक एक चीज को पढ़िए। के अलावा हम लोग अलग से आपके लिए फाइनल बैटल नाम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उन सारी क्लासेस को राइट टाइम करें। बच्चों दिन में आपके अलग अलग टाइम पर क्लास तो जा ही रही है, लेकिन रात के 10:45 पर डेली आपके लिए खास क्लास आती है, बड़ी लंबी क्लास। आप सब उसे भी देखा करिए, आप अपना करियर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।